सम्मानित साथियों, विगत सप्ताह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले की सल्ट तहसील से एक खौफनाक खबर सामने आई है। एक विभत्स सच्चाई जो इस समाज की है वो सामने आई है, जिसने इसी क्षेत्र में 1980 के 9 मई 1980 में घटित एक उस जघन्य हत्याकांड की यादें ताज़ा कर दी हैं जो यहाँ घटित हुआ था। 9 मई 1980 को अल्मोड़ा ज़िले की इसी तहसील में, इसी ब्लॉक में एक विभत्स कांड सामने आया था, जिसमें यहाँ का मूल निवासी जो मेहनतकश समाज है, जिसे यहाँ शिल्पकार नाम से जाना जाता है, उस समाज की एक बारात के जाने पर, बारात में जो दूल्हा था वो घोड़े पर जा रहा था, तो तथाकथित जो दूसरी जातियां हैं, जो स्वयंभू ऊंची जातियां हैं, जो स्वयं को कहती हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, आप निम्न हैं, उन तबकों ने, उन जातियों के लोगों ने उस समाज को ये कहा कि आप निम्न लोग हैं, आप छोटे लोग हैं, आप हमारे सामने घोड़े पर चढ़कर नहीं जा सकते हैं। तो उस बारात को ये कहकर रोका गया। जब इस बात पर विवाद हुआ, दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि भाई हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमको संविधान ये अधिकार देता है कि हम जैसे चाहें वैसे जिएं, हम उसी अधिकार के तहत ये जा रहे हैं। तो उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, विवाद बढ़ा, बहसबाजी हुई। तो बाद में जब लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, तो समझौते के नाम पर फिर उस तबके के लोगों को बैठाया गया, एक कमरे में योजनाबद्ध ढंग से बैठाया गया और ज्वलनशील पदार्थ डालकर 14 लोगों को जिंदा जला दिया गया। और आज ये लगभग 32 साल बाद उसी क्षेत्र से ये दोबारा, इस बार यहाँ की महिलाओं ने ये चेतावनी दी है उस समाज को। फिर से एक बारात को ये कहा गया कि आप हमारे सामने घोड़े पर चढ़कर नहीं जा सकते हैं, और ये शुक्र मनाइए कि इस बार अभी हमारे घरों में आदमी नहीं है, हमारे पुरुष अभी घरों में नहीं हैं। अगर हमारे पुरुष अभी घरों में होते तो हम आप लोगों को अभी आपकी हैसियत बता देते कि आप लोग कितना बड़ा दुस्साहस कर रहे हो। और यदि भविष्य में अगर आप फिर से, आपकी बारात यहाँ से हमारे सामने घोड़े से जाएगी, घोड़े पर बैठकर, तो हम लोगों को कफलटा कांड फिर से दोहराना पड़ेगा और फिर से ऐसी घटना यहाँ पर लानी पड़ेगी कि आप लोगों को जिसमें जिंदा जला दिया गया था। तो साथियों, ये है देश के संविधान का जो मौजूदा हालात में संविधान किस तरीके से लागू है। जो भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने की स्वतंत्रता देता है, उसकी आज क्या स्थिति है ये हमारे सामने रखा हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये अकेले एक उत्तराखंड की घटना नहीं है। आज देश भर में जो समय समय पर इस तरीके के वाक़ये, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ दिनों इसका विरोध होता है, प्रशासन जांच के नाम पर कुछ नाटक करता है। थोड़े दिनों बाद प्रशासन जब जन आक्रोश शांत हो जाने पर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल के समाप्त कर देता है। और जो न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनकी भी इतनी मजबूत और सशक्त आवाज़ न होने के कारण, उनकी शासन प्रशासन में, सत्ता में समुचित भागीदारी न होने के कारण, न हो पाने के कारण, वो भी इसमें कोई ख़ास नतीजे तक इस घटना को नहीं पहुंचा पाते हैं। और इसमें कोई, ना तो दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाती, ना उन्हें कोई दंड मिल पाता है, और दोषियों के फिर से हौसले बढ़ते हैं और दोबारा कोई ना कोई घटना की तैयारी का मौका प्रशासन दे देता है, शासन लोगों को दे देता है कि आप लोग इस तरीके की घटनाएं अंजाम देते रहिए। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ पर एक नहीं दर्जनों ऐसे वाक़ये हो गए हैं जिसमें कई यहाँ के मूल निवासी समाज के लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं, निरपराध हत्याएं कर दी गई हैं।
यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट की घटनाएं घट गई हैं इस राज्य में। राज्य बनने के बाद, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में विधायक हो रहा हो या कांग्रेस पार्टी के शासन में विधायक रहा हो, कहीं पर किसी घटना में पुलिस द्वारा विधायक के साथ मारपीट कर दी गई, तो किसी घटना में उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, सो कॉल्ड जो ऊंची जातियां अपने आप को कहती हैं, उसके कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक को पीट दिया गया। यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष, महिला जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ बहुत बड़ी विभत्स घटनाएं घटी, जिसकी उसने शिकायत करी तो दोनों पार्टियों ने मिलकर उस महिला को पद से ही हटा दिया गया और बाद में जो उसके सरकारी आवास से उसका सामान फेंक कर बाहर कर दिया गया। ये उत्तराखंड की सच्चाई है। 22 सालों में उत्तराखंड इस स्थिति में पहुंचा है, जो कि बहुत खतरनाक संकेत हैं। और सवाल ये उठता है कि आज की डेट में हम लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो कई बार हम लोगों पर यह आरोप लगाते हैं कि भाई आप लोग गलत बात कर रहे हो, ऐसा आज नहीं है, आज अन्याय नहीं हो रहा, आज शोषण नहीं हो रहा है। ये कह कर इस मूल निवासी समाज को, समाज के उस तबके को जिसके पास आज कुछ भी नहीं रह गया है, उस तबके को जो हिस्सेदारी मिलती थी, जो शासन प्रशासन में भागीदारी मिलती थी, वो सारी छीन ली गई है कि आज जातिवाद अब नहीं रह गया है। ये बातें कह कर सारे इस शासन के जो प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है। इस तबके के खिलाफ एक पूरा माहौल बना दिया गया है कि इनके साथ आज कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई घटना नहीं हो रही, तो इनको किसी उसकी आवश्यकता क्या है। लेकिन ये घटनाएं उस सच्चाई को बयान करती हैं कि आज भी समाज की क्या हालत है, ये समाज किन हालातों में जी रहा है। और इस तरीके की घटनाएं जो मुख्य जो धारा तक बहुत कम आ पाती हैं, लोगों की जानकारी में हजारों घटनाओं में कोई एक घटना आ पाती है, जबकि सच्चाई ये है कि हर दिन यहाँ का जो मूल निवासी मेहनतकश समाज है, इस समाज की जाति व्यवस्था का दंश झेलता है। उसके साथ हर दिन कहीं ना कहीं पर ये घटनाएं घट रही होती हैं। वो कमरा ढूंढने जाता तो वहाँ पर उसको जातिवाद का सामना करना पड़ता है। वो कहीं किसी डिपार्टमेंट में अगर अपने काम को अंजाम दे रहा होता तो वहाँ पर इसी जातिवादी शिकंजे के दबाव में रहकर वो तनाव में पूरा जीवन काम करता है। उसके स्थानांतरण में हो, नियुक्ति में हो, हर जगह पर, विद्यालय में हो, बच्चे के साथ जातिवाद होता है। कितनी घटनाएं, भोजन माता वाला प्रकरण यहाँ पर चंपावत का सामने आया था, जिसमें भोजन माता के हाथ का भोजन खाने से छात्रों ने मना कर दिया था कि अनुसूचित जाति की, और लोग कहते हैं कि आज जातिवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। और इस बात को कहकर सत्ता की आड़ में, क्योंकि शासन प्रशासन में इस समय जो विचारधारा बैठी है वो इन तबकों को केवल और केवल एक उपभोग की वस्तु बनाकर रखना चाहती है। इसके अलावा इनका कहीं भी वो प्रतिनिधित्व में उनका विश्वास ही नहीं है कि इस वर्ग को भी शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो उनकी आड़ में सारे उनके संवैधानिक अधिकार भी छीन लिए गए हैं और बहुत कठिन हालात होते जा रहे हैं। इसका अगर जिम्मेदार कहा जाए तो मेरी नज़र में मुझे जो लगता है, एक और जो शोषणवादी व्यवस्था है या शोषणवादी जो समाज है, शोषणकारी ताकतें, वो तो इसके जिम्मेदार हैं ही। वो तो हजारों साल से इन व्यवस्था को इसीलिए बनाए रखना चाहते हैं कि छोटा बड़ा बना रहे, ऊंच नीच बना रहे, भेदभाव बना रहे, जातिवाद बना रहे, जिसमें वो ऊंचे बने रहें, उनका मुफ्त खोरी की आदत बनी रहे, उनको बैठे बिठाए सारे अधिकार और सम्मान मिलता रहे और लोग उनका मुफ्त में उनकी सेवा, उनका काम करते रहें। वो तो इसलिए इस व्यवस्था को, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पे दो तरफा सवाल उठते हैं। ये उस समाज से भी आज सवाल है कि वो समाज कब तक इन हालातों में पड़ा रहेगा, कब तक इन घटनाओं पे सिर्फ रोता चिल्लाता और कुछ ज्ञापन देने तक सीमित रहेगा, जबकि आज हजारों साल इस व्यवस्था को हो गए हैं। और आज ऐसा भी नहीं है कि उसे रास्ते पता नहीं है। कई लोग, कई महापुरुष आए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और उस समाज को इस दलदल से निकालने की नसीहतें देकर गए कि जब तक आप इस दलदल में रहेंगे आप कभी भी
प्रगति नहीं कर सकते, आप मनुष्य नहीं बन सकते। जिस व्यवस्था में जानवर को ज़्यादा अधिकार हैं, लेकिन उस समाज के एक मनुष्यों के एक बड़े समूह को कोई अधिकार हासिल नहीं है, उसे जानवरों के भी बराबर अधिकार हासिल नहीं। यदि वो समाज उसी समूह में बना रहेगा, उसी व्यवस्था में बना रहेगा, तो उसका कभी उद्धार नहीं होना है। तो ऐसी नसीहतें एक नहीं कई महापुरुष अपना पूरा जीवन लगा कर दे कर गए। लेकिन आज ये सवाल इस समाज के जो शोषित तबका है उसके उन बुद्धिजीवियों पर भी बनता है, उसके उन तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं पर भी बनता है, जो 14 अप्रैल के दिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंचों पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन समाज में जागरूकता के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते और उसी परंपरा, उसी व्यवस्था को ढोते हैं, उसी में उस दलदल में फंसे रहते हैं, या समाज को उससे निकालने का प्रयास नहीं करते जिस दलदल में इतने बड़े इस समाज को जानवर से भी बदतर बनाया गया है। तो साथियों, ये दोनों लोगों पर सवाल है। और यदि हम एक सशक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं, एक न्यायवादी भारत का निर्माण करना चाहते हैं, एक समता, बंधुता, न्याय पर आधारित उत्तराखंड और भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो इस दिशा में दोनों तबकों को सोचना पड़ेगा। शोषणकारी जो जातिवादी ताकतें हैं, उनके भी जो बुद्धिजीवी, जो ईमानदार लोग हैं, यदि वे ईमानदार, वास्तव में ईमानदार हैं, तो उन्हें भी इस दिशा में पहल करनी होगी और इस कुरीति को, इस जातिवादी कोढ़ को, इस कुष्ठ रोग को जितना जल्दी हो वो समाप्त करने का उन्हें भी प्रयास करना चाहिए। तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। और दूसरी ओर ये जो तबका है जो शोषण झेलता आया है, जिसके पूर्वजों ने हजारों साल शोषण झेला है, अमानवीय व्यवस्था झेली है, जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिनके साथ बड़ी से बड़ी विभत्स घटनाएं हुई हैं, जिन्हें जिंदा जला दिया गया है, उस तबके के भी अगुवाओं को, उसके बुद्धिजीवियों को ये सोचना होगा और रास्ता निकालना होगा कि किस प्रकार इसका समाधान निकाला जाए। अन्यथा उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी शोषणवादी व्यवस्था में मरती रहेंगी, शोषित होती रहेंगी, अपमानित होती रहेंगी। और जब जब कोई घटनाएं घटेंगी, थोड़ा उस पर नाम मात्र को कुछ मरहम का नाटक कर दिया जाएगा, लेकिन शोषणवादी व्यवस्था यूं ही बनी रहेगी। तो ये दोनों तबकों पर सवाल है। और मैं कहीं ना कहीं मानता हूं इस शोषणवादी व्यवस्था के लिए आज जितना शोषणकारी ताकतें जिम्मेदार हैं, तो शोषित होने वाली ताकतें भी आज इसके बराबर जिम्मेदार हैं। क्योंकि 75 सालों से भारतीय संविधान ने उन्हें यह अधिकार दिया, उन्हें स्वतंत्रता दी, जो कि आज दांव पर लगी हुई है कि वो अपना स्वतंत्र रास्ता चुनें। उन्हें इस दलदल से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आज तक भी वो किसी एक ठोस नतीजे पर, किसी ठोस प्रयास पर नहीं पहुंच पाए। और आज भी वो उन्हीं आडंबरों, उन्हीं अंधविश्वास और उन्हीं पाखंड में जीते हैं, उन्हीं पाखंडों को ढोते हैं जो आज शासन प्रशासन के बदौलत संवैधानिक पदों पर पहुंच गए, जो जनप्रतिनिधि बन गए, शासन प्रशासन के अच्छे पदों पर काबिज हैं, जो लाभ के पद जिन्होंने लिए, लेकिन वो भी उसी पाखंड और असमानता भरी व्यवस्था को जीते हैं, उसी पर गर्व महसूस करते हैं जो व्यवस्था उन्हें अपमानित करती है, उनका बलात्कार करती है, उनकी हत्याएं करती हैं, उनको हर दिन अपमानित करती है। तो ये हमें विचार करना होगा। जब तक दोनों तबके इस दिशा में नहीं सोचेंगे, नहीं ठोस पहल करेंगे, इसका समाधान संभव नहीं है। तो इस घटना ने हमें फिर से झकझोरा है कि हम कैसे उत्तराखंड का निर्माण करना चाहते हैं और उत्तराखंड किस ओर जा रहा है। तो यह हम सब के लिए सवाल है। तो हम लोग को इस पर विचार करना चाहिए और समय रहते कुछ ठोस कारगर रणनीति तैयार करनी चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हम लोग सिर्फ अफसोस, पछतावे, ज्ञापन, धरनों तक सीमित रहेंगे और घटनाएं अपने आप घटती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। भविष्य में फिर इस पर कुछ ठोस कारगर रणनीति के लिए सामने आएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।